प्रिय बच्चों, पाठ्य पुस्तक स्वाति कक्षा 12वीं, विषय हिंदी विशिष्ट, वात्सल्य और स्नेह, भाई बहन, भाग 2। तो आइए कवि गोपाल सिंह नेपाली का जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। मंचों को राष्ट्रीय भावों के उद्घोष से गुंजायमान करने वाले गोपाल सिंह नेपाली का जन्म बेतिया, बिहार में 11 अगस्त सन 1903 ईस्वी को हुआ। इनके पिता राय बहादुर गोरखा राइफल में सैनिक थे। देश प्रेम और मानवता की भावना इन्हें विरासत में प्राप्त हुई थी। 14 वर्ष की आयु से ही वे कविता लिखने लगे थे। नेपाली जी ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन और कवि सम्मेलन में अपनी गीतों से विशिष्ट पहचान बनाई। नेपाली जी रतलाम टाइम्स मालवा, चित्रपट दिल्ली, सुधा लखनऊ और योगी साप्ताहिक पटना के संपादन विभाग में रहे। चलचित्रों के गीतकार के रूप में भी आप प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 50 से अधिक फिल्मों के गीत लिखे। 1962 के चीनी आक्रमण के समय उन्होंने देश में घूम घूम कर गीतों का गायन किया और देशभक्ति की भावना जागृत की। उमंग, पंछी, रागिनी, नीलिमा, पंचमी, सावन, कल्पना, अंचल, रिमझिम, नवीन, हिंदुस्तान, हिमालय पुकार रहा है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं में नेपाली जी प्रकृति के रम्य रूप और मनोहर छवियों को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एक ओर प्रणय और सौंदर्य प्रकट है तो दूसरी ओर राष्ट्र प्रेम उत्कृष्ट है। शोषित के प्रति सहानुभूति और स्थितियों से जूझने का संदेश उनमें मुखर है। इनके प्रणय गीत माधुर्य से ओतप्रोत और प्रयाण गीत ऊर्जावान हैं। भाई बहन के प्रेम को आधार बनाकर भी उन्होंने काव्य रचना की है। आइए अब हम भाई बहन नामक कविता के केंद्रीय भाव का अध्ययन करते हैं। गोपाल सिंह नेपाली ने राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ मानवीय जीवन की ऊष्णापूर्ण अनुभूतियों का प्रभावशाली वर्णन अपनी कविता में किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भाई बहन के बीच के प्रेम को राष्ट्रीय प्रेम के परिवेश में अभिव्यक्त किया है। इस कविता में भाई बहन को संबोधित कर रहा है। वह बहन से कहता है कि हम दोनों को राष्ट्र रक्षा के निमित्त सजग और सक्रिय रहना है। अनेक प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अपने इस कथ्य को प्रकट किया है। बहन की बुद्धि और भाई की क्रियाशीलता मिलकर ही जीवन को और राष्ट्र को आनंदमय बना सकेंगी। दोनों मिलकर आज़ादी के गीत गाकर ही मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सकते हैं। इस कविता में मनुष्य के संबंध के भीतर के स्नेह भाव को भी व्यक्त किया गया है। इसे मातृभूमि के प्रेम से जोड़कर और उदात्त बना दिया गया है। कविता में दिए गए बिंब और प्रतीक एकदम मौलिक और नवीन हैं। प्रिय बच्चों, मंडल की परीक्षाओं में कवि के संबंध में जीवन परिचय लिखने के लिए कुछ बिंदु दिए जाते हैं। इन बिंदुओं को भी आप अवश्य समझ लें। पहला बिंदु है कोई भी 2 रचनाएं लिखना है। दूसरा बिंदु है कला पक्ष और भाव पक्ष, और तीसरा बिंदु है साहित्य में स्थान। जैसा कि हमने अभी परिचय प्राप्त किया है, इन्हीं बिंदुओं से आपको यहाँ से उत्तर निकल करके आएंगे। आप इसे और अच्छे बेहतर तरीके से अध्ययन कर लेंगे तो आप परीक्षा में और भी अच्छे से अध्ययन करके और परीक्षा में प्रदर्शन करेंगे। आइए अब हम भाई बहन नामक कविता की व्याख्या करेंगे। तू चिनगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग मैं ज्वाला बनूं। एक भाई अपनी बहन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बहन, तू चिनगारी बनकर आकाश में उड़कर आच्छादित हो जाऊं और मैं ज्वाला बनकर जागृत हो सकूं। तू बन जा है राती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। हे बहन, तू कल कल ध्वनि करती हुई पवित्र गंगा की भांति प्रवाहित हो और मैं बेहाल रूप में चलते हुए झेलम की तरह आगे बढ़ सकूं। आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सज लूं लाल बनूं। इस देश की रक्षा के निमित्त आज तुम बसंती रंग की चोला धारण करो और मैं इस देश की रक्षा के लिए सैनिक के रूप में सजकर तैयार हो जाऊं। तू भगनी बन क्रांति कराली, मैं भाई विकराल बनूं। कि हे बहन, तू विकराल क्रांतिकारी बन और मैं भयानक सैनिक बनकर तैयार रहूं। हम यदि ऐसा करते हैं तो यहाँ पर देश की रक्षा और एकता का प्रश्न है। इसलिए
यहाँ न कोई राधा रानी अलग है, ना वृंदावन अलग है, और ना बंसीवाला अर्थात नंद कुमार अलग है। हम सब एक हैं और इस देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। तू आंगन की ज्योति बन रही, मैं घर का पहरे वाला। कि हे बहन, तू इस आंगन की ज्योति बनकर प्रकाश दे, अर्थात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ज्ञान रूपी ज्योति से उनको प्रकाशित कर, और मैं इस घर का पहरा देने वाला बन सकूं, अर्थात मैं इसे देख रेख कर सकूं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा भाई बहन दोनों का स्नेह और प्रेम राष्ट्रीय प्रेम के परिवेश में प्रस्तुत होगी। दूसरी पद की ओर आगे चलते हैं, लेकिन इसके पूर्व हमने संकेत, संदर्भ और प्रसंग की चर्चा हमने यहाँ पर नहीं किया था, तो एक बार हम इन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। संकेत वही जैसा सूर्य के बालकृष्ण के पहले पद में बताने का प्रयास किया था कि संकेत में उस पद के प्रथम 2 या 3 शब्दों को लिखना है और डैश डैश लगाते हुए उसी पद के अंतिम 2 या 3 शब्दों को लिखना है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख करके दिखाने का प्रयास किया है। यह इसलिए आवश्यक होता है कि हम किस पद की व्याख्या करते हैं, यह यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। संदर्भ में वही पाठ का नाम, और यदि कवि का नाम आ जाता है तो संदर्भ का उद्देश्य पूरा हो जाता है। हम उसे दूसरे विधि से भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक स्वाति की वात्सल्य एवं स्नेह के अंतर्गत भाई बहन नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि गोपाल सिंह नेपाली हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद में कवि ने भाई बहन के बीच के प्रेम को राष्ट्रीय प्रेम के परिवेश में अभिव्यक्त किया है। इस तरह से हमने संकेत, संदर्भ और प्रसंग को समझने का प्रयास किया है। अब हम काव्य सौंदर्य की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रिय बच्चों, यहाँ हमें ध्यान रखना है कि यदि कोई प्रश्न या किसी पद की व्याख्या करनी है तो वह 4 नंबर का है, तो यह अंक आपस में बटे होते हैं। कुछ अंक संदर्भ के होते हैं, कुछ प्रसंग के होते हैं, कुछ अंक व्याख्या में प्राप्त होते हैं और कुछ काव्य सौंदर्य में। इसलिए सभी बिंदुओं को आवश्यक रूप से अध्ययन करना है और सभी बिंदुओं पर अपना विचार उस पद के अनुसार अभिव्यक्त करना है। काव्य सौंदर्य, जाग जाग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अर्थात जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता है, इसलिए यहाँ पर वीर रस तथा ओज गुण है। लाल विकराल में तुकान शब्दावली का प्रयोग है, यह आपस में तुकबंदी है। यहाँ पर यह आधुनिक युग के कवि हैं, इसलिए खड़ी बोली का प्रयोग है। यह आख्यानक कृति है। वाक्य विन्यास तथा शब्द क्रम व्यवस्थित हैं। इस बिंदु का आशय है कि यदि इन पंक्तियों को, इस पद के या कविता के पंक्तियों को आगे पीछे कर दिया जाए या शब्द क्रम को अव्यवस्थित कर दी जाए तो उसका लय, धुन आदि क्रम से नहीं आएगा। इसलिए शिल्प विधान करते समय कवि इस बात पर विचार करते हैं कि यह व्यवस्थित रहे, इसलिए काव्य सौंदर्य में इस 6वें बिंदु को वाक्य विन्यास तथा शब्द क्रम व्यवस्थित है, स्पष्ट रूप से लिखना है। यह अभी तक हमने काव्य सौंदर्य की चर्चा की। अब हम दूसरी पद की ओर आगे बढ़ते हैं। बहन प्रेम का पुतला हूँ मैं, तू ममता की गोद बनी, मेरा जीवन क्रीड़ा कौतूहल, तू प्रत्यक्ष प्रमोद बनी। प्रस्तुत पंक्तियों में एक भाई बहन को संबोधित करते हुए पुनः कहते हैं कि हे बहन, मैं प्रेम का प्रतिमा रहा, अर्थात पुतला बनकर रहा, और तो इस संसार को अपनी ममता भरी गोद में स्थान दिया। मेरी जीवन कौतुक, तू प्रत्यक्ष प्रमोद बनी, मेरा जीवन क्रीड़ा और कौतूहल में चलता रहा, लेकिन तू साक्षात आनंदमयी रही। मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी। मैं सुखों और खुशियों में भूला रहा, किंतु मेरी बहन प्रत्यक्ष आनंदमयी बनी रही।
भाई की गति मति भगनी की दोनों मंगल मोद बनी। भाई की बहन की बुद्धि और भाई की क्रियाशीलता मिलकर ही जीवन को और राष्ट्र को आनंदमय बना सकेगी। यह अपराध कलंक सुशीले सारे फूल जला देना। पुनः भाई अपने बहन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बहन, हमारा यह सुख और आनंद कहीं अपराध और कलंक ना बन जाए, इसलिए हमें अपनी सभी खुशियों को त्याग कर राष्ट्र की रक्षा में तत्पर हो जाना है। जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला देना। इसलिए हे बहन, आइए, ये भारत माता प्रतंत्रता रूपी जंजीर में बंधी हुई है और वह पुकार रही है। इसलिए आइए हम उसे यह भरोसा दिलवाते हैं कि हम उन्हें इस प्रतंत्रता की बेड़ियों से अवश्य उसे मुक्त करेंगे, अर्थात इस देश की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर हैं। बच्चों, अब हम संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यसूत्र की ओर आगे चलते हैं। संकेत में वही जैसे हमने पहले पद में लिखने का प्रयास किया है, उस पद के प्रारंभ के 2 या 3 शब्द डैश 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 करते हुए उसी पद के अंतिम 2 या उसी पद के 2 या 3 शब्दों को लिखना है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम कौन सी पद की व्याख्या कर रहे हैं। ये संकेत हुआ। इसके पश्चात संदर्भ की ओर चलते हैं। संदर्भ वही जो हमने प्रथम पद में अध्ययन किया है, पाठ का नाम और कवि का नाम यदि स्पष्ट रूप से आ जाता है तो संदर्भ का उद्देश्य पूरा हो जाता है। प्रसंग, प्रसंग पद के अनुरूप प्रसंग बदलता है, इसलिए प्रसंग को सावधानीपूर्वक समझ लेना है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भाई बहन के बीच के प्रेम को राष्ट्रीय प्रेम के परिवेश में अभिव्यक्त किया है। व्याख्या जैसा अभी हमने किया उसे अच्छे से समझ लें और फिर इसके बाद आप अभ्यास करते रहें। काव्य सौंदर्य जैसा हमने लिखने का प्रयास किया है वैसा आप उसे अध्ययन कर लेंगे। बच्चों, आइए अब हम काव्य सौंदर्य लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मंगल मोद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। वह इसलिए कि माँ वर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, वीर रस एवं ओज गुण का प्रयोग। अब प्रश्न उठता है कि वीर रस क्यों हुआ? जहाँ पर राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भाव के परिवेश में जो काव्य रचनाएं होते हैं वे वीर रस के अंतर्गत होते हैं। मात्रिक छंद है। जिन पदों की हम मात्रा के आधार पर गणना करते हैं उसे मात्रिक छंद कहते हैं, और जिन्हें हम वर्ण के आधार पर गणना करते हैं वार्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग, ये श्री गोपाल सिंह नेपाली, यह कविता आधुनिक काल की है, इसलिए यह खड़ी बोली में है। बनी बनी में तुकान शब्दावली का प्रयोग हुआ है, अर्थात इन दोनों में तुकबंदी है। आख्यानक कृति है, लय, तुक, यति आदि का अनुप्रयोग हुआ है। बच्चों, अब हम भाई बहन नामक कविता के तीसरे पद अर्थात अंतिम पद की ओर चलते हैं। भाई एक लहर बन आया, बहन नदी की धारा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि लिखते हैं कि भाई एक लहर की तरह आगे बढ़ता रहा और बहन उस नदी की धारा के समान प्रवाहित होती रही। भाव यह है कि भाई के विचारों में उतार चढ़ाव आता रहा, किंतु बहन स्वच्छंद धारा की तरह प्रवाहित होती रही। संगम है गंगा उबड़ी, डूबा कूल किनारा है। यमुना और गंगा नदी की जहाँ पर संगम होती है वहाँ पानी की अधिकता बढ़ जाने पर कूल किनारा डूबने लगते हैं। उसी प्रकार यह उन्माद बहन को अपना भाई का एक सहारा है।
यदि भाई अपने उन्माद में मस्त होकर के आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सही लक्ष्य की ओर संकेत करते हुए बहन एक सहारा हो जाती हैं। यह अलमस्ती एक बहन की ही भाई का ध्रुव तारा है। यदि भाई अलमस्त होकर के, यूँ कहें कि वह अल्लड़ होकर के लापरवाह से वह आगे बढ़ते हैं, तब बहन उसे लक्ष्य की ओर पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करती है और वह उसके समक्ष ध्रुव तारा के समान अडिग हो जाती है। पागल घड़ी बहन भाई वह आज़ाद तराना है। ऐसे विषम परिस्थितियों में भी हम दोनों भाई और बहन दोनों मिलकर आज़ादी के गीत गाते हुए इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य पूर्ण करेंगे। मुसीबतों से, बलिदानों से पत्थर को समझाना है। अपने ऊपर आए हुए मुसीबतों को झेलते हुए तथा बलिदानों के माध्यम से इस पत्थर दिल वाले दुश्मनों को चुनौती देना है और इस देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना है। अब हम तीसरे पद की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया वही है, संकेत लिखना है। जैसा कि आपको पहले पद में बताया गया है कि उस पद के प्रारंभ के 2-3 शब्द को लिखना है और डैश डैश करते हुए उसी पद के अंतिम 2 या 3 शब्दों को लिख देना है। इससे स्पष्ट होता है कि हम किस पद की व्याख्या किए हैं। संदर्भ वही जो हमने पहला पद में लिखकर दिखाने का प्रयास किया है। प्रसंग वही। प्रस्तुत कविता में कवि ने भाई बहन के बीच के प्रेम को राष्ट्रीय प्रेम के परिवेश में अभिव्यक्त किया है। और व्याख्या, जैसा हमने व्याख्या करने का प्रयास किया है, उसे आप अभ्यास करते रहेंगे, अध्ययन करेंगे तो आप और अच्छे तरीक़ा से, बेहतर तरीके से आप परीक्षा में प्रदर्शन कर सकते हैं। काव्य सुंदर हमने समझाने का प्रयास किया है, उसे आप अध्ययन कर लेंगे। आइए अब हम काव्य सुंदर की ओर आगे चलते हैं। कूल किनारा का वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। वीर रस एवं ओज गुण का प्रयोग हुआ है, जैसा कि हम दूसरे पद में इसकी चर्चा कर चुके हैं और इसे अध्ययन करने का प्रयास किए हैं। यह मात्रिक छंद है। खड़ी बोली का प्रयोग, किनारा, ध्रुव तारा आदि प्राकृतिक प्रतीकों का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। बच्चों, यहाँ हम प्रश्न के उत्तर को भी समझने का प्रयास करते हैं। घर का पहरे वाला से कवि का क्या आशय है। यहाँ घर का पहरे वाला से कवि का तात्पर्य घर के रखवाले से, अर्थात इस देश की रक्षा करने वाले वीर सपूतों से है। इसी प्रकार से हम आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। ममता की गोद किसे कहा गया है। तो इस भाई बहन के कविता की दृष्टि में भाई और बहन के आपसी प्रेम को राष्ट्रीय प्रेम के परिवेश में लक्ष्य किया गया है, इसलिए बहन को ममता की गोद कहा गया है। मेरा जीवन क्रीड़ा कौतूहल तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी से कवि का क्या आशय है। कवि लिखते हैं कि भाई का जीवन तो क्रीड़ा कौतूहल आदि से भरा रहता है, लेकिन बहन गंभीर रहते हुए भी आनंद देने वाली बनी रहती है। वह ममता की गोद बनी होती है। वह अपने अंदर स्नेह और प्रेम को समेटी रहती है। बहन के होते हुए कभी भी भाई के प्रेम और आनंद में कमी नहीं आती है। यदि ऐसा होता है तो बहन उन्हें लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ाने का प्रयत्न करती है। बहन को भाई का ध्रुव तारा क्यों कहा गया है, अब इसे हम समझते हैं। भाई तो एक बेपरवाह अल्हड़ जीवन जी सकता है और यदि वह मूल मार्ग से कहीं भटकता है तो उसे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने का कार्य बहन करती है। बहन ने भाई को मुसीबतों के समय उत्साह देती है और उसकी देशभक्ति को जागृत कर देने के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण कराने का अथक प्रयत्न करती है। इसलिए बहन को भाई का ध्रुव तारा कहा गया है और वह ध्रुव तारा के अनुसार अडिग रहती है। बहन को चिंगारी तथा भाई को ज्वाला बताने के पीछे
यहाँ कवि का क्या आशय है, हम समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाले कवि गोपाल सिंह नेपाली लिखते हैं कि उन्होंने भाई बहन के प्रेम को राष्ट्रीय प्रेम के रूप में अभिव्यक्त किया है। अपनी मातृभूमि की रक्षा बहन के चिनगारी के रूप में कार्य करके तथा भाई ज्वाला का रूप लेकर इस देश की रक्षा करने के लिए तत्पर हो सकेंगे। दूसरी ओर भाई का क्रोध तथा स्वयं ज्वाला बनकर देश की रक्षा करेगा। भाई बहन को देश की रक्षा के लिए हम दोनों को सजग और सक्रिय रहना है। कवि आश्वस्त हैं कि भाई और बहन दोनों मिलकर अपने देश की रक्षा के लिए सतर्क रहेंगे और तत्पर होकर उसे गुलामी के जंजीरों में जकड़ी हुई इस भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए दोनों आज़ादी के तराने गाते रहेंगे और इस पर उन्हें रक्षा करने के लिए वो तत्पर रहेंगे। कवि ने भाई बहन के स्नेह को किन किन प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है? बच्चों, प्रतीक यानी चिन्ह अर्थात प्राकृतिक उदाहरण लिए जाते हैं, उसे ही प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कवि ने भाई बहन के स्नेह को देश प्रेम परिवर्तित कर नए नए प्रतीकों के सहारा लिया है। बहन के प्रेम के प्रतीक हैं चिनगारी, हहराती गंगा, बसंती चोला, कराली क्रांति, राधा रानी, आंगन की ज्योति, ममता की गोद, बहन की बुद्धि, नदी की धारा, ध्रुव तारा, किनारा, कूल किनारा। यहाँ पर प्राकृतिक प्रतीक आए हैं, इसलिए कवि ने यहाँ पर इन प्रतीकों का प्रयोग किया है। दूसरी तरफ भाई के प्रेम को ज्वाला, बेहाल, झेलम, सजा हुआ लाल, विकराल, बंसीवाला, घर का पहरेदार, प्रेम का पुतला, जीवन का किरणा, कौतूहल, क्रियाशीलता, एक लहर बताया है। इन प्रतीकों के माध्यम से कवि ने राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ मानवीय जीवन की ऊष्मापूर्ण अनुभूतियों का प्रभावशाली रूप से वर्णन किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाई बहन के स्नेह को इन प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का कवि ने स्तुत्य प्रयास किए हैं। इसके पश्चात काव्य सौंदर्य और भाषा अनुशीलन उसे भी अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। ये व्याकरण सम्मत होते हैं, इसलिए इन्हें अध्ययन करना है और अभ्यास के लिए ये पाठ के अंत में दिए होते हैं, इन्हें भी अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए इन्हें भी हम अध्ययन कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। यहाँ मानक रूप से अर्थ है हिंदी के मानक रूप। तो किति इसका मानक रूप है कितनी, दो दोनों, जायो अर्थात जन्म, सिखई सीख, सो सौगंध, हों मैं, लरिका लड़का, काचो कच्चा। ये इनके हिंदी के मानक रूप हैं इन शब्दों के। प्रश्न 2, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। अलंकार आप पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी हम आपको मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। काढ़त गुहात नहावत ओछत नागिन सी भुई लोटी। यहाँ उपमा अलंकार यहाँ पर है कि उपमा दी गई है। मेरी जीवन क्रीड़ा कौतूहल तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी। इसमें प्रमोद भरी क्रीड़ा कौतूहल में का वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। काछो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। पची पची जब एक शब्द की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द छांट कर लिखिए। आपको ध्यान होगा, हमने पूर्व कक्षाओं में इसका अध्ययन किया है कि तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना कोई परिवर्तन लिए हिंदी में आकर समाहित हो गए हैं और प्रचलन में आ गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से कुछ परिवर्तित होकर हिंदी में समाहित हो गए हैं और प्रचलन में आ जाते हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। प्रिय बच्चों, इसी के साथ एक बार हम
पुनः अभिवादन करते हैं। जय हिंद।